हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे मिनरल न्यूट्रिशन। तो एक बार इस चैप्टर की आपको चीजें याद हो जाती है ना कि कौन सा एलिमेंट किस चीज के लिए काम आता है, देन हो गया। और लास्ट का पार्ट जिसमें नाइट्रोजन मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। बस मेथड्स टू स्टडी मिनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स। इन 1860 In 1860, Julius von Sachs, a prominent German botanist, demonstrated for the first time that plants could be grown to maturity in a defined nutrient solution in complete absence of soil. This technique, growing plants in nutrient solution, is known as hydroponics. Since then, a number of improvised methods have been employed to try and determine the mineral nutrients essential for plants. मतलब उसने वाटर में बहुत सारे मिनरल्स डाल के एक मिनरल वाटर का सॉल्यूशन क्रिएट करके वहां पे प्लांट ग्रो किया और ग्रो हुआ प्लांट। तो ऐसे ही ये वाली टेक्निक से पता चल सकता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट क्या अफेक्ट कर रहा है प्लांट पे, कौन सा न्यूट्रिएंट हम ज्यादा डाल दे तो क्या होगा, कोई कम डाल दे तो क्या होगा, ऐसा। The essence of all these methods involves culture of plant in soil-free defined mineral solution. हम हमारे हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं और फिर उसके इफेक्ट्स प्लांट पे देख सकते हैं। These methods require purified water and mineral nutrient salts. After a series of experiments in which roots of plants were immersed in nutrient solutions, wherein an element was added, substituted, removed, or given varied concentration, a mineral solution suitable for plant growth was obtained. By this method, essential elements were identified, their deficiency symptoms discovered. वही मैंने आपको बोला कि यहाँ पे ये कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं और फिर उसके इफेक्ट्स प्लांट पे देख सकते हैं। तो ऐसे हम स्टडी करते हैं कि उसके क्या सिम्टम्स हो गए, कोई एलिमेंट की डेफिशिएंसी के एंड ऑल। Hydroponics has been successfully employed as a technique for commercial production of vegetables such as tomato, seedless cucumber, lettuce. It must be emphasized that nutrient solutions must be adequately aerated, air देना बहुत जरूरी है, to optimum growth. What would happen if solution were poorly aerated? Diagrammatic view of hydroponic technique is given in figure. ये देखो डायग्राम ऑफ टिपिकल सेटअप ऑफ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। देखो ये ऐसा ऐसा डायग्राम होता है। यहाँ पे इससे एयर दी जा रही है, इससे न्यूट्रिएंट्स दिए जा रहे हैं, ये रूट से प्लांट के और ये पूरा प्लांट ग्रो हो रहा है। इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से देखो इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स कौन से हैं। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल कैन एंटर प्लांट्स थ्रू रूट्स। ओके, in fact more than 60 elements of 105 discovered so far are found in different plants. 60 एलिमेंट्स तो मिलते हैं प्लांट्स में, ऐसा बोला गया है। सम प्लांट स्पीशीज अक्यूमुलेट सेलेनियम, कोई गोल्ड करती है, while some plants grow near nuclear test sites take up radioactive strontium. Radioactive strontium भी ले रहे हैं plants. There are techniques that are able to detect minerals even at very low concentration, 10 की पावर -8 ग्राम पर ml, तो इतने कम कॉन्सेंट्रेशन पे भी हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ऑल दीज डाइवर्स मिनरल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन प्लांट, फॉर एग्जांपल गोल्ड, सेलेनियम मेंशन्ड अबव, ये सारे नेसेसरी है क्या? इस क्वेश्चन का आंसर आगे देखते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट जो भी प्लांट लेता है वो कितना नेसेसरी है। हाउ डू वी डिसाइड व्हाट इज इसेंशियल फॉर प्लांट्स एंड व्हाट इज नॉट? क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी, तो ये क्राइटेरिया लगा दिया हमने कि इस क्राइटेरिया से पास हो गए तो तुम इसेंशियल हो, बाकी जो भी इस क्राइटेरिया से नहीं जा रहा है वो नॉट इसेंशियल है। द क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट आर गिवन बिलो। नंबर 1, ये तीनों क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आई होप मैं रॉन्ग नहीं हूं, ये एर्नन नाम के साइंटिस्ट ने दिए थे और ये भी कहीं का तो भी क्वेश्चन है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल याद रख लेना कि एर्नन नाम के साइंटिस्ट ने दिए थे। The element must be absolutely necessary for supporting normal growth and reproduction. वो एलिमेंट बहुत बहुत एक्सट्रीमली नेसेसरी चाहिए तो ही हम उसको इसेंशियल एलिमेंट्स में डालेंगे। बहुत ज्यादा नेसेसरी चाहिए इन द सेंस ग्रोथ और रिप्रोडक्शन उससे अफेक्ट हो रहा है। अगर वो एलिमेंट नहीं है तो ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही है या फिर रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, इतना इंपॉर्टेंट वो होना चाहिए। इन एब्सेंस ऑफ एलिमेंट द प्लांट्स डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल और सेट द सीड्स, तो वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि लाइफ साइकिल आगे ही नहीं बढ़ रही है।
द रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट। उसको कोई और रिप्लेस कर ही ना सके, ऐसा एलिमेंट चाहिए। In other words, deficiency of any one element cannot be met by supplying some other element। वो चाहिए तो वो ही चाहिए, किसी और एलिमेंट को नहीं दे सकते हम। The element must be directly involved in metabolism of plant। प्लांट के मेटाबॉलिज्म में वो इन्वॉल्व चाहिए। तो ये 3 है क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। जो भी एलिमेंट इससे पास हो रहे हैं वो है एसेंशियल। Based upon above criteria, only few elements have been found to be absolutely essential for plant growth and metabolism. These elements are further divided into two broad categories। मेरा slip of tongue बहुत होता है आजकल। Two broad categories based on their quantitative requirements। देखो क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स के बेस पे इन 2 कैटेगरीज में क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमें चाहिए होते हैं एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थोड़े बहुत भी रहे तो जम जाएगा, वैसा सीन है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से दिखते हैं, CHONPS और 3 मुझे याद नहीं आ रहे, MgK CaKMg। रुको मैंने वैसे लिखा था मेरे नोट्स में, CaKMg। आई एम 100% श्योर यही है, ये होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो आप भी ऐसे लिख के याद कर सकते हो, CHONPS CaKMg। देखो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। देखो ये पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो ये सारे हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये चाहिए होते हैं, मतलब इन एक्सेस ऑफ, ये बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। 10 मिलीमोल पर kg of these carbon, hydrogen and oxygen are mainly obtained from CO2 and H2O, while others are absorbed from soil। बाकी सारे सॉइल से लिए जाते हैं और कार्बन और हाइड्रोजन इससे मिल जाते हैं हमें CO2 और H2O से। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये बहुत कम अमाउंट में हमको रिक्वायर्ड है, 10 मिलीमोल पर लीटर पर केजी से भी कम अमाउंट में ये हमको रिक्वायर्ड है। और ट्रेस एलिमेंट्स आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। दीज इंक्लूड आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, निकल। आपको इसके ना यहाँ पे सारे फंक्शंस दिए वाले, कौन क्या करता है, तो फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद होने चाहिए। In addition to 17 essential elements named above, there are some beneficial elements such as sodium, silicon, cobalt, selenium। ये भी important है थोड़े बहुत। They are required by higher plants। Higher plant में इनकी भी थोड़ी फार ऐसे requirement होती है। Essential elements can also be grouped into four के पीछे क्या लिखा है, 4 brief categories होगा, 4 broad categories है। On the basis of their diverse function, these are 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इसेंशियल एलिमेंट्स एज कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड हेंस स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सेल्स। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बायोमोलिक्यूल्स के कंपोनेंट है। CHON ऐसे याद रखना, CHON चॉन। तो ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। फिर है इसेंशियल एलिमेंट्स दैट आर कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स इन प्लांट्स, जैसे मैंगनीज। याद रखना ये एग्जांपल्स भी, मैंगनीज नहीं है, ये मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। एंड फॉस्फोरस इन एटीपी फॉस्फोरस में इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों है एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स। एसेंशियल एलिमेंट्स दैट एक्टिवेट और इनिबिट एंजाइम्स। अभी यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक्टिवेट और इनिबिट एंजाइम कौन से एलिमेंट्स करते हैं। Mg2+ है एक्टिवेटर ऑफ बोथ रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज रुबिस्को एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज PEP पेप। तो इन दोनों का एक्टिवेटर कौन है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बोथ ऑफ दीज आर क्रिटिकल एंजाइम्स इन फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है एंजाइम्स ये दोनों भी। Zn, अभी देखो मैग्नीशियम है, एंजाइम्स को कौन सी एंजाइम्स एक्टिवेट कर रहा है, रुबिस्को और फॉस्फोइनोल पायरुवेट पेप। ये 2 एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम मैग्नीशियम का है। जिंक काम आता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज में, एक्टिवेट ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ये भी उस चैप्टर में बताया वाला है रेस्पिरेशन के, कि ये कहाँ काम आ रहा है। पायरुविक एसिड से इथेनॉल और क्या बनेगा उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड MO मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज के मेटाबॉलिज्म में काम आता है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में मोलिब्डेनम काम आता है।
एमओ ऑफ नाइट्रोजीनेस, मतलब ये एक्टिवेटर है नाइट्रोजीनेस का ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ये तीनों चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। मैग्नीशियम किसका है? मैग्नीशियम है दो एंजाइम्स का एक्टिवेटर। वो दो एंजाइम्स बहुत मेन है फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस में। फर्स्ट है रिब्यूलोज, रुबिस्को रिब्यूलोज बायफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, ये एंजाइम, और सेकंड है फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज पेप, ये एंजाइम। तो ये दोनों एंजाइम्स के लिए मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है हमारा जिंक। जिंक किस में काम आएगा? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम में। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का आपको फंक्शन वगैरह पता है उधर क्या है। फिर ये तीसरा है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम काम आता है नाइट्रोजन मैकेनिज्म में, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, सॉरी, एक सेकेंड रुको, हाँ, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में मोलिब्डेनम काम आएगा। सम एसेंशियल एलिमेंट्स कैन अल्टर ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सेल। पोटेशियम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये बात लर्न कर लो, छाप लो दिमाग में, इस पे भी बहुत क्वेश्चंस होते हैं। यू मे रिकॉल द रोल ऑफ मिनरल एज सॉल्यूट्स इन डिटरमाइनिंग द वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल। देखो अभी सारे हम एलिमेंट्स जो है एक एक करके स्टडी करेंगे। ओके, फर्स्ट है हमारा नाइट्रोजन। दिस इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन ग्रेटेस्ट अमाउंट। ये सबसे ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड है। इट इज एब्सॉर्ब मेनली एज नाइट्रेट्स, दो सम आर ऑल्सो टेकन एज नाइट्राइट्स, और ये अमोनिया, अमोनियम आयन। ओके, तो इसके थ्रू भी लिया जाता है, ये सारे आयन्स ही है। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पर्टिकुलरली द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जहाँ पे ग्रोथ हो रही होती है वहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मतलब डिवाइड करने के लिए एंड ऑल। मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स में नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन और हॉर्मोन्स। ये भी बात याद रखना, ये प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, हॉर्मोन सब का पार्ट है, तो ये सब में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉस्फोरस, phosphorus is absorbed by plants from soil in the form of phosphate ions। ये दो टाइप के phosphate ions के थ्रू होता है। Phosphorus is constituent of cell membranes, certain proteins, all nucleic acids and nucleotides and is required for all phosphorylation reaction। phosphorus तो लगेगा ना, phosphorylation मतलब ATP बनाने के लिए। adenosine triphosphate ये वो। potassium, it is absorbed as potassium ion K plus। In plants it is required in more abundant quantities in meristematic tissue, जहाँ पे डिविजन हो रहा है। Buds, leaves and root tips, जहाँ भी ग्रोथ है वहाँ पे ये रिक्वायर्ड है। Potassium helps to maintain anion cation balance in cells and is involved in protein synthesis, opening and closing of stomata, activation of enzymes and in maintenance of turgidity of cell। सेल की टर्जिडिटी मेंटेन करने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ऑस्मोटिक बैलेंस कर रहा होता है। पोटेशियम ये वे में इंपॉर्टेंट है, और ये याद रखना ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोटेशियम। नेक्स्ट है कैल्शियम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है। प्लांट एब्जॉर्ब्स कैल्शियम फ्रॉम, एक्सक्यूज मी, plant absorbs calcium from soil in the form of calcium ions Ca2+. Calcium is required by meristematic and differentiating tissues. During cell division, it is used in synthesis of cell wall, particularly as calcium pectate, middle lamella calcium pectate का बना होता है. It is also needed during formation of mitotic spindle. वो माइटोटिक स्पिंडल अपैरेटस जब बनेगा तब भी ये बहुत काम आता है। इट एक्यूमुलेट्स इन ओल्डर लीव्स, ये ओल्डर लीफ में एक्यूमुलेट होता है बिकॉज ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है। प्लांट में एक चीज है कि जो बॉडी में किस चीज की डिफिशियंसी हो गई, मैंने प्लांट से कैल्शियम बहुत ज्यादा निकाल लिया, तो प्लांट में अगर किसी चीज की डिफिशियंसी हो गई तो प्लांट क्या करता है, जो ओल्डर पार्ट्स है वो न्यू पार्ट्स को ये दे देते हैं, जो भी एलिमेंट्स है वो पास ऑन कर देते हैं और खुद के पास डेफिशिएंसी होने देते हैं, जो ओल्डर लीफ से या फिर ओल्डर स्ट्रक्चर से। लेकिन ये कैल्शियम जो है ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, तो ये ऐसे ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, तो ये ओल्डर पार्ट में ही एक्यूमुलेट हुआ हुआ हमें मिलेगा, बिकॉज ये ट्रांसपोर्ट तो कर नहीं रहा है ना। इट इज इन्वॉल्व इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इट एक्टिवेट्स सर्टेन एंजाइम्स and play an important role in regulating metabolic activities. Next है magnesium. It is absorbed by plants in the form of divalent magnesium, Mg2+ के फॉर्म में वो absorb होता है। It activates enzyme for respiration, photosynthesis, हमने पहले ही देखा ये, and are involved in synthesis of DNA and RNA. Magnesium is constituent of ring structure of chlorophyll. ये बात याद रखना कि क्लोरोफिल के रिंग स्ट्रक्चर में मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है इसका, क्लोरोफिल का, एंड हेल्प्स टू मेंटेन राइबोसोम स्ट्रक्चर। अभी ये क्वेश्चन आने वाला है कि व्हाट हेल्प्स टू मेंटेन राइबोसोम स्ट्रक्चर, तो ये वाली चीज याद रखना कि मैग्नीशियम
magnesium. Okay, sulfur. Plants obtain sulfur in the form of sulfate. Sulfur is present in two amino acids, cysteine और methionine. ये बहुत ज़्यादा important है, ये बात याद रखना कि amino acids में क्या होता है sulfur. And is the main constituent of several coenzymes, vitamins, thiamine, biotin, coenzyme A, and ferredoxin. Iron. Plants obtain iron in the form of ferric ions. ये भी क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको फेरस आयंस डाल देंगे और अलग 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 चीजें डाल देंगे, तो ये याद रखना फेरिक आयंस Fe3+. इट इज रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. बाकी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में भी सबसे ज्यादा कौन सा रिक्वायर्ड है, तो वो है आयन. इट इज इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक फेरेडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम्स. इसमें देखा था हमने रेस्पिरेशन में कि ये आयन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फेरेडॉक्सिन साइटोक्रोम्स वो सब था ना, उधर इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहे थे. It is reversibly oxidized from Fe2+ to Fe3+. During electron transfer, it activates catalase enzyme and is essential for chlorophyll. एक तो ये कैटालेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है और क्लोरोफिल के इसमें आयन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्लोरोफिल में कौन से दो होंगे. नेक्स्ट है मैग्नीज. इट इज अब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नस आयंस Mn2+. इट एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म. याद रखना द बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैग्नीज इज इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने वाटर स्प्लिटिंग देखी थी इसमें रेस्पिरेशन में नहीं, फोटोसिंथेसिस में हमने स्प्लिटिंग ऑफ वाटर देखा था. तो उस टाइम क्या काम आता है मैग्नीज और क्लोरीन. ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछेंगे. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में मैग्नीज और क्लोरीन, यहाँ पे भी होगा वाटर स्प्लिटिंग, तो ये याद रखना इतना. ओके, MnCl ये काम आते हैं वाटर स्प्लिटिंग में टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट है हमारा जिंक. प्लांट्स ऑब्टेन जिंक एज Zn2+ आयंस. इट एक्टिवेट्स वेरियस एंजाइम्स स्पेशली कार्बोक्सिलेजेस, और इसमें भी था ये डिहाइड्रोजीनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजीनेज के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है. इट इज ऑल्सो नीडेड इन सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन. ऑक्सिन एक PGR है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब प्लांट का हार्मोन है, उसके प्रोडक्शन में ये काम आता है. नेक्स्ट है हमारा कॉपर. इट इज अब्सॉर्ब्ड एज क्यूपरिक आयंस. इट इज एसेंशियल फॉर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स. लाइक आयन, इट इज एसोसिएटेड विद सर्टेन एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन redox reaction and is reversibly oxidized from Cu+ to Cu2+. Boron. It is absorbed as BO3 3-, B4O7 2-. बोरॉन इज रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम. तो यह बात याद रखना कि कैल्शियम के अपटेक एंड यूटिलाइजेशन के लिए हमें बोरॉन की जरूरत है. मेम्ब्रेन फंक्शनिंग. पॉलन जर्मिनेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, यह है पॉलन जर्मिनेशन. वेट, पॉलन जर्मिनेशन ये इसमें आता है, क्या बोलते हैं उसे, मैच द फॉलोइंग में आता है ये. सेल इलॉन्गेशन, सेल डिफरेंशिएशन एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन. तो कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में और पॉलन जर्मिनेशन, ये दो मेन फीचर्स है. इसमें बोरॉन है, ये बात याद रखना. मोलिब्डेनम. प्लांट्स ऑब्टेन इट इन द फॉर्म ऑफ मोलिब्डेट आयंस. इट इज कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम्स इंक्लूडिंग नाइट्रोजीनेज, नाइट्रेट रिडक्टेज, बोथ ऑफ विच पार्टिसिपेट इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म. ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है. Chlorine. It is absorbed in the form of chloride ions along with sodium and potassium. It helps in determining solute concentration and anion-cation balance. ये भी osmotic regulation में है. It is essential for water splitting. ये बात सबसे ज्यादा याद रखना. मैग्नीज और क्लोरीन है वाटर स्प्लिटिंग में. इन फोटोसिंथेसिस, a reaction that leads to oxygen evolution. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो भी मैंने बातें आपको बताई कि वो इम्पोर्टेंट है उतनी प्लीज याद रखना. जैसे ये पॉलन जर्मिनेशन वाली, तो यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यही पूछे जाते हैं. नेक्स्ट है डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स. Whenever the supply of essential elements become limited, plant growth is retarded. तो जो essential elements है वो essential है, तो उसके बिना plant की growth रुक जाती है. The concentration of essential element below which plant growth is retarded is termed as critical concentration. The element is said to be deficient when present below critical concentration. Since each element has one or more specific structural or functional role in plants, in absence of any particular element, plants show certain morphological changes. These morphological changes are indicative of certain elements deficiency and are called deficiency symptoms. कोई भी
एलिमेंट कम होगा तो मॉर्फोलॉजी में हमें ऐसे क्लियर कट देख के चेंज पता चलेगा कि ये प्लांट में ये चेंजेस हो रहे हैं। तो उसपे से पता चल सकता है कि कौन सा चिपक लिए यहाँ पे कौन सा डेफिशिएंट, क्या बोल रही थी मैं, ये चिपकल की वजह से भूल गई मैं। हाँ, तो कौन से एलिमेंट की डेफिशिएंसी वो ऐसे पता चल जाएगा सिम्टम्स देख के, तो इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स। The deficiency symptoms vary from element to element and they disappear when deficient mineral nutrient is provided to the plant. Provide करने के बाद symptoms चले जाएंगे. However, if deprivation continues, it may eventually lead to death of plant. The parts of plant that show deficiency symptoms also depend on mobility of element in plant. मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर element move करता है, मतलब वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा सकता है, तो ये हमें देखने मिलेगा कि ओल्डर पार्ट जो है वहां पे हमको डेफिशिएंसी सिम्टम्स पहले देखने मिलेंगे, बिकॉज ओल्डर पार्ट से जो भी एलिमेंट्स है उसने नए पार्ट्स को दे दिया ना, तो ओल्डर पार्ट में जल्दी अपने को डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखने मिलेंगे। लेकिन अगर एलिमेंट मूव नहीं करता है, वो मूव करता ही नहीं है, वो ओल्डर पार्ट में रहेगा बिकॉज वो मूव नहीं कर रहा है ना, तो न्यू पार्ट्स में भी हमको डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखने मिलते हैं। For elements that are actively mobilized within plants exported to young developing tissues, the deficiency symptoms tend to appear first in older tissue. For example, the deficiency symptoms of nitrogen, potassium, magnesium are visible in first senescent leaves. मतलब senescent मतलब बूढ़े, तो पहले बूढ़े हुए वाले लीव्स में देखने मिलता है, हमें ओल्ड लीव्स में देखने मिलता है नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी, बिकॉज ये ट्रैवल कर जाएंगे, ये मूव कर सकते हैं। तो अगर प्लांट को डेफिशिएंसी हुई तो न्यू वाले टिश्यूज ये सारा ले लेते हैं, ये भेज देता है और खुद मर जाता है। तो इसमें हमको ज्यादा डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखने मिलते हैं क्योंकि ये मोटाइल है, अभी जो मूव नहीं करते हैं तो उसका तो अलग सीन है। देखो, इन ओल्डर लीव्स बायोमोलिक्यूल्स कंटेनिंग दीज एलिमेंट्स आर ब्रोकन डाउन, मेकिंग दीज एलिमेंट्स अवेलेबल फॉर मोबिलाइजिंग टू यंग लीव्स। तो इसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। द डेफिशिएंसी सिम्टम्स टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन यंग टिश्यूज whenever the elements are relatively immobile, मतलब स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हो सकते हैं जो मूव नहीं करते, are not transported out of mature organs. For example, element like sulfur and calcium. याद रखना, सल्फर और कैल्शियम स्ट्रक्चरल component of cell है, hence are not easily released. This aspect of mineral nutrition of plants is of great significance and importance to agriculture and horticulture. The kind of deficiency symptoms shown in plants include chlorosis, necrosis, stunted growth, premature fall of leaves, buds and inhibition of cell division. देखो, क्लोरोसिस में क्या होता है? क्लोरोसिस मतलब क्लोरोफिल की कमी, बहुत ज्यादा क्लोरोफिल की कमी होना और येलोइश दिखना लीव्स. Loss of chlorophyll leading to yellowing in leaves. This symptom is caused by deficiency of इतने एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस होता है. लाइकवाइज नेक्रोसिस और डेथ ऑफ टिश्यूज. नेक्रोसिस बोलते हो टिश्यूज की डेथ होना, ये मिलता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम की डेफिशिएंसी पे. लैक और लो लेवल ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम कॉजेज इनहिबिशन ऑफ सेल डिविजन. सेल डिविजन कौन कौन रोकेगा? नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम और मोलिब्डेनम, ये चारों की अगर कमी हो गई तो इनहिबिशन ऑफ सेल डिविजन हो जाएगा. सम एलिमेंट्स लाइक NSMO मतलब नाइट्रोजन, सल्फर, मोलिब्डेनम डिले फ्लावरिंग इफ देयर कॉन्सेंट्रेशन इन प्लांट्स इज लो. तो फ्लावरिंग डिले हो जाती है. You can see from above that deficiency of any element can cause multiple symptoms, that the same symptoms may be caused by deficiency of one or several elements. Hence, to identify the deficient element, one has to study all symptoms developed in all various parts of plant and compare them with available standard tables. We must also be aware that different plants also respond differently to deficiency of same element. तो अलग अलग प्लांट्स भी अलग अलग रिस्पॉन्ड करते हैं. मतलब अगर दो अलग स्पीशीज के, फिर मेरा पेन तो पैर से पेन उठाना इज रियल स्ट्रगल. तो क्या बोल रही थी मैं? हाँ, तो अगर दो अलग अलग स्पीशीज के प्लांट है तो सेम एलिमेंट की डेफिशिएंसी पे, एग्जांपल मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी है तो ये अलग सिम्टम्स शो करेगा, ये अलग. तो ऐसा होता है बहुत सी बार. टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ज्यादा क्वांटिटी में आ गए तो उनकी टॉक्सिसिटी हो जाती है. टॉक्सिसिटी मतलब टॉक्सिक बनने लगते हैं वो प्लांट्स को. देन दे स्टार्ट हार्मिंग प्लांट्स. तो हमें एकदम कम भी नहीं चाहिए, ज्यादा भी नहीं चाहिए, हमें ऑप्टिमम अमाउंट में चाहिए.
The requirement of micronutrients is always low amounts, while their moderate decrease causes deficiency symptoms. थोड़े से कम हो गए तो deficiency symptoms आएंगे, और moderate increase हो गया तो toxicity हो जाएगी. In other words, there is a narrow range of concentration at which elements are optimum. Any mineral ion concentration in tissues that reduces dry weight of tissue. Tissue का dry weight अगर 10% से कम हो रहा है मतलब इसको toxic बोलेंगे. Such critical concentration vary widely among different micronutrients. The toxicity symptoms are difficult to identify. Toxicity level for any element also vary at different plants. Many times excess of an element may inhibit uptake of another element. For example, देखो यहाँ पे ये वाला बहुत important part है, ध्यान से पढ़ो. फॉर एग्जाम्पल प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ मैग्नीज टॉक्सिसिटी. अगर मैग्नीज की टॉक्सिसिटी हो जाए, मैग्नीज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, ब्राउन स्पॉट्स सराउंडेड बाय क्लोरिटिक वेन्स. तो वहां पे इस पे क्लोरिटिक वेन्स के आजू बाजू जो है ऐसे ब्राउन स्पॉट्स देखने मिलेंगे आपको. इट इज इम्पोर्टेंट टू नो दैट मैग्नीज कम्पीट्स विद आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर अपटेक. आयरन और मैग्नीशियम के साथ वो अपटेक के लिए कॉम्पीट कर रहा होता है, और एंड विथ मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विथ एंजाइम्स. तो मैग्नीशियम के साथ एंजाइम्स से बाइंड करने के लिए भी वो कंपटीशन करता है. तो वो इतनी सारी चीजों को अफेक्ट कर रहा है, अगर उसकी टॉक्सिसिटी हो गई तो सारे की ही डेफिशिएंसी हो जाती है. देखो, मैग्नीज ऑल्सो इनिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन एट शूट एपेक्स. तो अभी इसकी मैग्नीज ज्यादा हो गया तो ये कैल्शियम को भी रोकेगा शूट के एपेक्स तक जाने तक. Therefore, excess of magnesium may in fact induce deficiency of iron, magnesium और कैल्शियम. तो तीन और एलिमेंट को ये अफेक्ट कर रहा है, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम, सिर्फ मैंगनीज. Thus, what appears as symptoms of manganese toxicity, बहुत सारे सिम्टम्स हमें जो लग रहे हैं कि ये मैंगनीज टॉक्सिसिटी के हैं, वो इनकी डेफिशिएंसी के भी हो सकते हैं. डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्योंकि एक ही रीजन से हो रहा है ना वो सब. तो can this knowledge be of some importance of farmer? Yes. Gardener or even your kitchen garden? Yes. Very very important. Mechanism of absorption of elements. Elements कैसे absorb होते हैं? Much of the studies on mechanism of absorption of elements by plants has been carried out in isolated cells, tissues and organs. These studies reveal that process of absorption can be demarcated into two main phases. In first phase, an initial rapid uptake of ions into free space or outer space of cells, the apoplast pathway से passive way में होता है. In second phase of uptake, the ions are taken in slowly into inner space, मतलब सेल को penetrate करके सेल के अंदर. The symplast of cells. The passive movement of ion into apoplast usually occurs through ion channels. The transmembrane proteins that function as selective pores. Transmembrane proteins होते हैं जो भी help करते हैं. On the other hand, the entry or exit of ions and from symplast require expenditure of metabolic energy. देखो क्या होता है कि अगर यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, इनके जो बीच में की जगह है ना, वहां से जाने को बोलते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे. ये है एपोप्लास्टिक पाथवे. इसमें एनर्जी नहीं लगती है, ये पैसिव होता है. लेकिन सिम्प्लास्टिक पाथवे मतलब इसके अंदर से जाना, तो इसमें एनर्जी लगती है, ये एक्टिव होता है. विच इज एन एक्टिव प्रोसेस. वही बोला मैंने कि सिम्प्लास्टिक एक्टिव है. द मूवमेंट ऑफ आयंस इज यूजुअली कॉल्ड फ्लक्स. द इनवर्ड मूवमेंट, इनफ्लक्स, आउटवर्ड इफ्लक्स. You have read the aspects of mineral nutrition, uptake and translocation in plant. Chapter 11 वो इसमें बताया वाला है पूरा, मतलब ये डिटेल में एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में बताया हुआ है. Translocation of solutes. Mineral salts are translocated through xylem along with ascending stream of water. Xylem के थ्रू होता है, ascending stream of water मतलब ऊपर, which is pulled up through plant by transpirational pull. Transpirational pull क्या है ये आपको वो वाले चैप्टर में पता होगा. ऊपर से ऐसा पुल आना, इवेपोरेशन की वजह से ऊपर से कंटिन्यूस पुल आना, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल. एनालिसिस ऑफ xylem sap shows presence of mineral salts in it. Use of radioisotopes of mineral element also substantiate the view they are transported through xylem. मतलब रेडियो एक्टिव करके हम उसको ट्रेस करते हैं कि वो कहाँ जा रहा है, तो वो वाली चीज हो गई. तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि लाइक xylem के थ्रू भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल वो सारी चीजें पास होती है. Soil as reservoir of essential elements. Majority of nutrients that are essential for growth and development of plants become available to the roots due to weathering and breakdown of rocks.
These processes enrich the soil with dissolved ions and inorganic salts. Since they are मतलब देखो रॉक्स वगैरह की वीदरिंग से, मतलब रॉक्स वगैरह टूटने से, उनका चूरा वूरा होने से एंड ऑल, ऐसा सब होने से वो रॉक्स जितने स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक होते हैं उतना हमको लाइक डिसॉल्व्ड मिनरल्स मिलते हैं सैंड में. These process enrich the soil with dissolved ions and inorganic salts. Since they are derived from rock minerals, their role in plant nutrition is referred to as mineral nutrition. Soil consists of wide variety of substances. Soil not only supplies minerals but also harbors nitrogen-fixing bacteria, other microbes, holds water, supplies air to roots, and acts as matrix that stabilizes the plant. Since deficiency of essential elements affect crop yield, there is often a need for supplying them through fertilizers. Both macronutrients and micronutrients ये वाले form components of fertilizers and are applied as per need. जैसी नीड है उसके हिसाब से इनका यूज किया जाता है. मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, लास्ट पार्ट बचा है हमारा नाइट्रोजन साइकिल. ओके, तो नाइट्रोजन साइकिल इन द सेंस प्लांट नाइट्रोजन कैसे यूटिलाइज करता है, कौन से फॉर्म में प्लांट नाइट्रोजन ले सकता है, कौन सा फॉर्म उसके लिए टॉक्सिक है, ये सारी चीजें. अपार्ट फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, nitrogen is most prevalent element in living organisms. Nitrogen is constituent of amino acid, protein, hormone, chlorophyll, and many of vitamins. Plants compete with microbes for limited nitrogen that is available in soil. Thus, nitrogen is a limiting nutrient for both natural and agricultural ecosystem. हर जगह nitrogen limiting है. Nitrogen exists as two nitrogen atoms joined by very strong triple covalent bond. ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है N2. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन N2 टू अमोनिया इज टर्म्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन. इसको बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब नाइट्रोजन को हमें जो फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में लाना. क्या लिखा है? हाँ, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. In nature, lightning and ultraviolet radiation provide enough energy to convert nitrogen to nitrogen oxides, NO2 and N2. रुको पहले ये वाला देख लेते हैं. देखो अभी मेरी बात ध्यान से सुनो. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में है. N2 से हम उसको अमोनिया बनाएंगे. इसको क्या बोलते हैं? अभी अभी देखा, नाइट्रोजन फिक्सेशन. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम फिक्स कर रहे हैं उसके बॉन्ड्स तोड़ के एनॉन. फिर ये होता है दो प्रोसेस से हो सकता है, एक तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, नहीं तो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन. इससे हम फिक्स कर सकते हैं NH3 में. फिर इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से सीधा बन जाएगा हमारा नाइट्रेट. ये देखो यहाँ पे मैं नाम लिख रही हूँ, ये है, ये जो NO2 है ये है नाइट्राइट, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है ये इसका, और ये और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है नाइट्रेट. ओके, यहाँ तक बात समझी. और यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं? देखो NH3 जो है, NH3 अमोनिया प्लांट के लिए टॉक्सिक है. मतलब इन द सेंस अमोनिया का अपटेक करना, अमोनिया को लेना, वो प्लांट्स के लिए टॉक्सिक है. तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट और नाइट्रेट के. तो ये कौन कन्वर्ट करेगा? बैक्टीरिया के नाम याद रखना. यहाँ पे है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस. ये क्या करेंगे? अमोनिया से नाइट्राइट बनाएंगे. नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने वाला है नाइट्रोबैक्टर. आई होप यहां तक की चीजें आपको समझिए. ओके, फिर इसमें से जो वापस से थोड़ा सा हमारा नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चला जाएगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन. ओके, यहां तक बात समझी. अभी क्या होगा? इसका अपटेक होगा, नाइट्रेट का अपटेक हुआ, प्लांट ने नाइट्रेट लिया. ओके, फिर ये चला गया प्लांट के बायोमास में. सपोज एक पत्ती में चला गया या फिर प्लांट के अंदर चला गया. फिर अब इसको जो खा रहा है ये गया उस एनिमल के पास, एनिमल की बॉडी में गया. एंड अगर किसी ने नहीं खाया सपोज, तो पत्ती झड़ जाएगी तो नीचे गिर जाएगी, तो डिकेइंग बायोमास बन जाएगा. और एनिमल ने भी खाया तो एनिमल भी एट द एंड मरने ही वाला है ना, तो एनिमल भी मरेगा. एनिमल की बॉडी में मे बी अभी ये टूट के अमीनो एसिड्स एंड ऑल उस फॉर्म तक चले गया होगा, लाइक डाइजेशन हुआ उसका, एंड फिर अमीनो एसिड्स वगैरह में नाइट्रोजन यूज हुआ. बट एट द एंड सब कुछ जा रहा है डिकेइंग बायोमास में. ओके, डिकेइंग बायोमास में चला गया. फिर इसका हो जाएगा अमोनिफिकेशन. फिर से
ये बन जाएगा NH3। इस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। इन नेचर लाइटनिंग एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोवाइड इनफ एनर्जी टू कन्वर्ट नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। मतलब जैसे अल्ट्रावायलेट रेज एंड ऑल, ये सारी चीजें भी N2 को नाइट्राइट्स एंड ऑल के फॉर्म में ला सकती है। Industrial combustion, forest fire, automobile exhaust and power generating stations are also sources of atmospheric nitrogen oxides. Okay. Decomposition of organic nitrogen, dead plants and animals into ammonia is called ammonification. Decomposition से होने वाला फिर से हम अगर अमोनिया बना रहे हैं तो इसको बोलेंगे ammonification. Some of the ammonia volatilizes मतलब वो फिर से नाइट्रोजन बन जाएगा। ये जो अमोनिया हमारा है NH3, यहाँ का N भी मिट गया, NH3 ये फिर से बन जाएगा N2। मैंने आपको बताया इस टेबल में। तो कुछ पार्ट फिर से N2 बन जाएगा जिसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन एंड लेकिन मोस्ट ऑफ इट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट बाय सॉइल बैक्टीरिया इन द फॉलोइंग स्टेप्स। इन्होंने तो यहाँ से एरो दिया है, बट ये अमोनिया का वापस से N2 में कन्वर्ट होना उसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। यहाँ पे दिया है कि अमोनिया से नाइट्रेट बन रहा है। एक बार हम यहाँ के बैक्टीरिया रिवाइज कर लेते हैं। नाइट्रो, यहाँ पे लिखू भी कैसे अभी, नाइट्रोसोमोनास, ये याद चाहिए आपको, नाइट्रोकोकस, और ये है नाइट्रोबैक्टर। ये वाली प्रोसेस में ये है नाइट्राइट से नाइट्रेट बनना। ओके। अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्राइट, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। द नाइट्राइट इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड, उसका फिर से ऑक्सीडेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियम नाइट्रोबैक्टर, ये वाला। These steps are called nitrification, इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। These nitrifying bacteria are chemoautotrophs, ये भी बात याद रखना। The nitrate thus formed is absorbed by plant and transported to the leaves. Okay. In leaves it is reduced to the form of ammonia. यहाँ पे वापस से हमारी रामायण का वापस से देखो क्या हो गया। मतलब होता क्या है, प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया, अंदर जाके ये जो है हमने सबसे पहले तो बाहर अमोनिया से बनाया नाइट्राइट, नाइट्राइट से इतनी मेहनत से बनाया नाइट्रेट, नाइट्रेट को प्लांट ने अब्सॉर्ब किया और अंदर जाके क्या हुआ, नाइट्रेट का बन गया, ये जो है हमारा नाइट्रेट का बन गया नाइट्राइट, इसका बन गया अमोनिया, फिर से बना दिया अमोनिया। ओके। फाइनली फॉर्म्स द अमीन ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स, फिर ये अमीनो एसिड्स में यूज होता है। amino acids. Nitrate present in soil is reduced to nitrogen by the process of denitrification. Denitrification is carried by bacteria Pseudomonas and Theobacillus. तो ये बात याद रखना, ये तो एक तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला, Pseudomonas और Theobacillus का, कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन से है। तो ये याद रखो, Pseudomonas and Thiobacillus। नेक्स्ट पार्ट अभी है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पे। मतलब अभी हमने ये जो देखा कि अमोनिया से नाइट्रोजन से N2 से हम बनाने वाले हैं NH3, बायोलॉजिकल वे से ये प्रोसेस कैसे होती है, लाइक कौन से बैक्टीरिया एंड ऑल होता है। वेरी फ्यू ऑर्गेनिजम्स कैन यूटिलाइज द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ N2। N2 के फॉर्म में यूटिलाइज करना नाइट्रोजन को इज वेरी टफ, तो हमको उसको फिक्स करना पड़ता है। अवेलेबल अबंडेंटली इन एयर, ओनली सर्टेन प्रोकैरियोटिक स्पीशीज आर केपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन। प्रोकैरियोटिक स्पीशीज ही है वो। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब जो बैक्टीरियाज वगैरह है या फिर प्रोकैरियोटिक स्पीशीज है, तो वो अगर नाइट्रोजन फिक्स करके दे रही है तो उसको बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बिकॉज हम एक लिविंग बीइंग से वो करा रहे हैं, मतलब वो कर रहे हैं खुद की मर्जी से, करा नहीं रहे। द एंजाइम नाइट्रोजीनेज विच इज केपेबल ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन प्रोकैरियोट्स। एक्सक्लूसिवली वो सिर्फ प्रोकैरियोट्स में ही प्रेजेंट है, इसलिए कौन सी एंजाइम, नाइट्रोजीनेज, याद रखना। सच माइक्रोब्स आर कॉल्ड N2 फिक्सर्स, नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो ऐसे होते हैं, देखो साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं, नॉर्मल बैक्टीरिया भी होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, सिम्बायोटिक होते हैं, वो सारी चीजें, और इस पे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। N2
नाइट्रोजीनेस NH3, ये होगा प्रोसेस. द नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स कुड बी फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक. एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री लिविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से पढ़ो. Examples of free living nitrogen fixing aerobic microbes are Azotobacter and Bajornacia, while Rhodospirillum is anaerobic. ये भी याद रखना कि एरोबिक कौन है. एरोबिक मतलब उनको ऑक्सीजन लगने वाली है उस प्रोसेस में, और एनारोबिक वो है जिनको ऑक्सीजन की नीड नहीं है. वेट, यहाँ पे लाइट फ्लक्चुएट हो रहा है. हाँ, एनारोबिक है रोडोस्पिरिलम, फ्री लिविंग भी है. इन एडिशन अ नंबर ऑफ साइनोबैक्टीरिया सच एज एनावेना, नॉस्टॉक आर ऑल्सो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स. कौन कौन है? एनावेना, नॉस्टॉक, ये साइनोबैक्टीरिया वाले हैं. नेक्स्ट, सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब सिम्बायोटिक इन द सेंस एसोसिएशन में. जैसे फ्री लिविंग मतलब वो अपना अपना अलग से, ऐसे कोई प्लांट के साथ अलायंस बना के, ऐसे कुछ टीम वीम बना के नहीं करते, वो अपना अपना अलग करेंगे. सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब प्लांट के साथ ऐसे डील करके, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके, ये साथ में ऐसा इनका होता है. Several types of symbiotic biological nitrogen fixation association are known. The most prominent among them are legume bacteria relationship. Species of rod-shaped rhizobium has such relationship with roots of several legumes such as alfalfa, sweet clover, sweet pea, lentils, garden pea, broad bean, clover beans. The most common association on roots is as nodules. These nodules are small outgrowths of roots. ये भी देखेंगे कैसे फॉर्म होता है. The microfrankia, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Frankia also produces nitrogen fixing nodules on the roots of leguminous plant Alnus. Okay. Both Rhizobium and Frankia are free living in soil, but as symbionts can fix atmospheric nitrogen. वो normally free living है, तो वो फिक्स नहीं कर रहे नाइट्रोजन, लेकिन अगर उन्होंने ऐसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लिया तो वो फिक्स कर सकते हैं नाइट्रोजन. Uproot any one plant of common pulse just before flowering. You will see near spherical outgrowths of roots. These are nodules. If you cut through them, you will notice that central portion is red or pink. What makes the nodules pink? This is due to presence of leguminous hemoglobin or leg hemoglobin. अभी आगे इसका फंक्शन भी पता चलेगा लेग हीमोग्लोबिन का. नोड्यूल फॉर्मेशन होता कैसे है देखो. Nodule formation involves a sequence of multiple interaction between rhizobium and roots of host plant. Host plant मतलब जिसके साथ वो association बना रहा है. Principal stages in nodule formation are summarized as follows. Rhizobia multiply and colonize the surrounding of roots and get attached to epidermal and root hair cells. तो root के hair cells से वो धीरे धीरे ऐसे friendship करेगा, associate होगा. The root hair curl and bacteria invade the root hair. अभी उसने इन्वेड भी कर लिया, तो वो रूट हेयर ऐसे कर्ल हो जाता है और उसके थ्रू बैक्टीरिया इन्वेड कर लेता है. फोटो में देखेंगे. एन इन्फेक्शन थ्रेड इज प्रोड्यूस्ड कैरिंग द बैक्टीरिया इनटू कॉर्टेक्स. तो एक इन्फेक्शन थ्रेड बनता है जो उस बैक्टीरिया को कॉर्टेक्स तक लेके जाएगा. अभी रूट हेयर सेल में घुस गया वो, अभी वो कॉर्टेक्स तक जाएगा बैक्टीरिया. वेयर दे इनिशिएट नोड्यूल फॉर्मेशन, तो उन्होंने नोड्यूल फॉर्मेशन शुरू कर दिया इन द कॉर्टेक्स ऑफ रूट. ये याद रखना, कौन सा रीजन? कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स में चल रही है चीजें. Then the bacteria are released from thread into cells, which leads to differentiation of specialized nitrogen-fixing cells. बाद में differentiation होगा. The nodule thus formed establishes a direct vascular connection with host for exchange of nutrients. Direct उनका vascular connection बन गया है क्योंकि nutrients उनको exchange and all करने हैं इसलिए. These events are depicted in, एक बार देख लेते हैं. देखो, हाँ, सबसे पहले तो ये देखो, ये बैक्टीरिया है छोटे छोटे, यहाँ पे सॉइल पार्टिकल्स है और ये रूट हेयर है. बैक्टीरिया इसके आजू बाजू कॉलोनाइज करेंगे. उसके बाद ये जो रूट हेयर है ये कर्ल हुआ, यहाँ पे बैक्टीरिया घुस गया, यहाँ पे फिर बना इन्फेक्शन थ्रेड कंटेनिंग बैक्टीरिया. ये इन्फेक्शन थ्रेड गया अंदर तक, कॉर्टेक्स रीजन तक. कॉर्टेक्स रीजन में फिर नोड्यूल फॉर्मेशन, मैच्योर नोड्यूल फॉर्मेशन शुरू हो गया. The nodule contains all necessary biochemical components such as enzyme nitrogenase. नोड्यूल में होंगी एंजाइम नाइट्रोजिनेस, इसलिए ये सिम्बायोटिक दिख रहा ना आपको. सिम्बायोटिक एसोसिएशन है. एक बैक्टीरिया ने उस प्लांट को इस काबिल बनाया लाइफ में कि वो खुद से नाइट्रोजन फिक्स कर सके. तो वो अंदर जाके वो ऐसे ये करता है, मतलब उसमें ही ऐसे नोड्यूल बना देता है जिसके पास है नाइट्रोजिनेस एंजाइम और लेग हीमोग्लोबिन. देखो नाइट्रोजिनेस एंजाइम जो है, इट इज हाईली एनारोबिक.
मतलब उसको ऑक्सीजन से बड़ी दिक्कत है, ऑक्सीजन आएगा तो वो काम करना बंद कर देगी, तो उससे उसको लेग हीमोग्लोबिन प्रोटेक्ट करता है। एंजाइम नाइट्रोजिनेस इज अ मोफे प्रोटीन, मतलब मोफे इन द सेंस मॉलिब्डेनम, और फे से क्या था, फे से आयन था, फे से क्या था पूछ रही हूँ मैं। तो मोफे प्रोटीन एंड कैटेलाइजेस द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। नाइट्रोजिनेज एंजाइम की बात चल रही है। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब अमोनिया। तो ये भी बात याद रखना कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, अमोनिया। उसके बाद वो वाले भी फर्दर प्रोडक्ट्स बनते हैं, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, वो पढ़ा हमने। द रिएक्शन इज एज फॉलोज, देखो N2 से 2NH3 बना, ओके, लेकिन यहाँ पे देखो N2 से 2NH3 बना, इसमें कितने एटीपी लगे, 16 एटीपी। तो एक NH3 बनने को हमें कितने एटीपी लग रहे हैं, 8 ATPs, and this is very costly, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है ये। The enzyme nitrogenase is highly sensitive to molecular oxygen. It requires anaerobic conditions. The nodules have adaptations that ensure that enzyme is protected from oxygen. To protect these enzymes, the nodule contains oxygen scavenger called leg hemoglobin. तो ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर है, ये प्रोटेक्ट करेगा हमारे नाइट्रोजिनेज एंजाइम को ऑक्सीजन से। It is interesting to note that these microbes live as aerobes under free living condition. लेकिन it is very interesting to note कि ये जो माइक्रोब्स है ये नॉर्मल कंडीशन में एरोब्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको अभी अपनी एक्टिविटी एंड ऑल बतानी, तो इसलिए ये बन जाता है एनारोबिक। वेयर नाइट्रोजिनेज इज नॉट ऑपरेशनल, क्योंकि वहाँ पे फिर एरोबिक कंडीशन में वो क्यों ही वर्क करेंगे। बट ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग इवेंट्स they become anaerobic, thus protecting nitrogenase enzyme. You must have noticed in above reaction that ammonia synthesis by nitrogenase requires very high input of energy. बोला मैंने, यहाँ पे बड़ा खर्चा हो रहा है, एक अमोनिया बनाने के लिए हमें 8 ATP लग रहे हैं, इट्स वे टू मच। कितनी मेहनत से ATP छन छन के बनते हैं वो हमने देखा था उधर फोटोसिंथेसिस एंड ऑल में, ये यहाँ पे इतना खर्च हो रहा है। 8 ATP for each NH3 produced. The energy required thus is obtained from respiration of host cell. Fate of ammonia. अभी इस अमोनिया के साथ करना है तो है क्या, तो देखो सबसे पहले तो NH3, ओके, इसके साथ करेंगे क्या, ये आगे आए प्लांट में, इसको बना दिया NH4 प्लस में, ये है अमोनियम आयन, ये काम का है बट लाइक ये टॉक्सिक बहुत होता है, तो दिस इज टॉक्सिक। तो इसको ना हम अक्यूमुलेट नहीं कर सकते, यहाँ पे वही दिया है कि इसको हम ऐसे स्टोर करके रख नहीं सकते, तो इस NH4 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा अमीनो एसिड्स में, मतलब हम उसको ऐसे लाइक अमीनो एसिड्स में फटाफट फटाफट कन्वर्ट कर देंगे, ऐसे बहुत सारा अक्यूमुलेट करके स्टोर करके नहीं रख सकते, तो इसलिए इसको कन्वर्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक है रिडक्टिव एमिनेशन और एक है ट्रांसएमिनेशन। रिडक्टिव एमिनेशन में क्या होता है, हम क्या करेंगे, देखो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है, उसके साथ अमोनियम आयन को रिएक्ट करा देगी NADPH के साथ, ओके, और एंजाइम यहाँ पे लगेगा ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, और हमको मिल जाएगा पहला अमीनो एसिड, दैट इज ग्लूटामेट। पहला अमीनो एसिड मिल गया, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना कि पहला अमीनो एसिड हमें ग्लूटामेट मिला था, और ग्लूटामेट से अभी ट्रांसअमीनेशन में देखो, ट्रांसअमीनेशन में हम क्या करते हैं, अमीनो ग्रुप का यहाँ पे बताया गया है, देखो अमीनो डोनर अमीनो एक्सेप्टर, अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर करा के हम अलग अलग अमीनो एसिड्स बना सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे कीटो ग्रुप है, ये कीटो ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप है, तो ये ऐसे ट्रांसफर कर दिया हमने, अमीनो ग्रुप को इधर कर दिया, कीटो ग्रुप को इधर कर दिया, इसको बोलते हैं ट्रांसफर, ये इसको बोलते हैं ट्रांसअमीनेशन। इसकी हेल्प से हम अलग अलग अमीनो एसिड्स बना सकते हैं, बिकॉज अमीनो एसिड अलग अलग कैसे डिफाइन होते हैं कि ये वाला है, ये वाला है, ये किससे डिफाइन होता है, R ग्रुप से। तो यहाँ पे R1 R2 दिख रहा है ना, तो ये ऐसे हमने उसको चेंज कर दिया, तो ये दो वे में हम इस टॉक्सिक से अमोनियम आयन को कन्वर्ट कर सकते हैं अमीनो एसिड में, और हमारा काम भी हो जाएगा। एट फिजियोलॉजिकल पीएच द अमोनिया इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म NH4। तो ये हमने हमारी मर्जी से हंसी खुशी तो बनाया नहीं, बॉडी का पीएच वैसा था फिजियोलॉजी का, प्लांट का, तो उस पीएच पे अपने आप ये NH3 NH4 में बन जाएगा, बिकॉज हम क्यों खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें ना, ये अपने आप हो रहा है, इट इज लाइक कंपल्सरी थी।
फिर while most of the plants can assimilate nitrate as well as ammonium ions, बहुत सारे plants nitrate और ammonium ions दोनों को assimilate कर सकते हैं, but they can't accumulate it, उसको store करके नहीं रख सकते. The latter is quite toxic to plants and hence cannot accumulate in them. ये latter है, ये वाला ammonium ions. Let us see how NH4 is used to synthesize amino acids in plants. तो ये दो तरीके बताए मैंने, two main ways, reductive amination और transamination. ये आप read कर लेना. The two most important amides, aspargine and glutamine, found in plants are structural part of proteins, aspargine और glutamine. ये amides है, याद रखना. They are formed from two amino acids से बने ये aspartic acid और glutamic acid respectively. By addition of another amino group, एक और amino group को हमने ऐड कर दिया. The hydroxyl part of acid is replaced by NH2. NH2 रेडिकल से हाइड्रोक्सिल पार्ट को रिप्लेस कर दिया, मतलब OH वाला पार्ट, हाइड्रोक्सिल पार्ट को OH वाले पार्ट को हमने रिप्लेस कर दिया NH2 से. ओके. Since amides contain more nitrogen than amino acids, they are transported to other parts of plant via xylem vessels. समझी बात? amides के पास मोर नाइट्रोजन होता है देन अमीनो एसिड्स. अभी अभी देखा हमने, ग्रुप को ट्रांसफर किया ना, तो इसलिए. हाँ, तो देखो लास्ट सेंटेंस बचा यार कि मेरी सारी चीजें अपने आप उड़ तो गई है हवा में. इन एडिशन अलॉन्ग विद ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम द नोड्यूल्स ऑफ सम प्लांट्स, एग्जांपल सोयाबीन, एक्सपोर्ट द फिक्स नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन उन्होंने फिक्स किया उसको यूरेट्स के रूप में वो ट्रांसपोर्ट कराते हैं. अब ये यूरेट्स जो है have particularly high nitrogen to carbon ratio. नाइट्रोजन टू कार्बन रेशो इनका हाई है. समझी बात? हो गया लेसन, और कुछ भी नहीं है इसमें. तो वो एंजाइम का जो ये दिया है वो डायग्राम एक बार देख लेना, मैं लेके नहीं आई, उसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं, तो आप वो देख लेना एक बार. एंड थैंक यू. बाय बाय.